हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और आइए आज देख लेते हैं 10th क्लास की मैथ के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के जो फार्मूले दिए होते हैं, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो आज हम लोग पहले चैप्टर से लेकर और अंतिम चैप्टर तक के जितने भी फार्मूले हैं आप लोगों के एनसीईआरटी सिलेबस में, तो उन एनसीईआरटी बुक्स के सारे फार्मूलों पर आज हम लोग एक प्रकाश डालेंगे। उन सभी फार्मूलों को आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके के फार्मूले होते हैं, कैसे उनका हम लोग प्रयोग करते हैं, किस तरीके से उनमें सवाल में हम लोग पुट करते हैं, उनका मान निकालते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। क्या है दोस्तों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सबसे पहला फार्मूला है, फार्मूला क्या है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जब कोई विभाजन प्रमेयिका हम लोग लगाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ दिया जाए, यानी 91 दिया जाए, यहाँ पर 26 दिया जाए, तो इसे जब हम लोग तोड़ते हैं यानी इसमें भाग देते हैं, तो 26 का भाग देते हैं कि यहाँ पर 91 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे कम रहना चाहिए। तो जितनी बार जाता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि 4 बार चला जाएगा तो 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा तो 3 बार में कितना आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, जैसे 91 है तो इसे एक ही तरीके से रखते हैं कि 91 हो जाएगा इक्वल टू। अब बी क्यू को रखते हैं, यानी बी को कितनी बार इसमें भाग देना होता है। ये आर जो है ये रिमाइंडर का कार्य करता है। तो जैसे 26 है, जैसे 3 बार जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 26 और प्लस अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 छक्का 18 और 3 दूनी 6 और 1 7 यानी 78। 4 बार यदि करते तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ज़्यादा हो जाता दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे, कितना आ जाएगा 3 छक 18 की 8 आ जाएगा और 3 दूनी 6 1 7 78 आ जाएगा। अब घटाएंगे, एक का मतलब 11, 11 में 8 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पर बचेंगे क्या 8, 8 में 7 जाएगा, एक यानी कि 13 बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रखते हैं, देख रहे हैं आप लोग ये फार्मूला उसी में बन गया। यानी 91 क्या आ गया ए की जगह, बी की जगह क्या हो गया ये 3 और क्यू की जगह क्या हो गया ये 26 जो दिया गया है, और रिमाइंडर क्या बचा था 13। तो यहाँ पर हम लोग 13 रख देते हैं। तो ये है विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग। फिर क्या रखना होता है, यानी यदि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब यहाँ से यदि हमें पहली संख्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या को इसके नीचे कर देंगे। यदि यहाँ से हमें एचसीएफ निकालना होगा तो एलसीएम के इसके नीचे कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमें फार्मूला प्राप्त हो जाते हैं, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ के। अब आइए आगे देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि शून्यकों का योग क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ये होता है शून्यकों का योग। फिर वहीं देख लेते हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, यानी सी के अपॉन में ए रख देते हैं। तो यहीं पर शून्यकों का गुणनफल निकल आता है। फिर बात करते हैं, यदि दिया जाए कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो उसमें क्या होता है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिलना चाहिए। यदि ये दोनों चीजें मिल रही हैं तो इसका केवल एक हल होगा और ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। वहीं संपाती रेखाओं की यदि बात करते हैं तो a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, यानी तीनों चीजें यदि आपस में मिल जाएंगी तो संपाती रेखाएं हो जाएंगी और इनके अनेक हल हो जाएंगे। वहीं यदि बात करते हैं समांतर रेखाओं की, तो समांतर रेखाओं में क्या होता है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट c1 अपॉन c2, यानी c1 अपॉन c2 को नहीं मिलना चाहिए। तब क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इसका कोई हल नहीं है। फिर देख लेते हैं, धराचार का फार्मूला लगाते हैं। तो धराचार का फार्मूला क्या होता है, यानी x का मान जब निकालते हैं तो माइनस का b प्लस माइनस, उसके बाद में रूट के अंदर लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपान में 2a, ये धराचार का फार्मूला है। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं विविध कर के फार्मूले की, तो विविध कर का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यदि इसी फार्मूले को हम देख लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, यदि ये जीरो के बराबर है तो दो मान समान होंगे। यदि जीरो आ रहा तो क्या है, दो मान समान होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा है तो दो मान अलग अलग हल होंगे, यानी दोनों मान तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। यदि इसका मान जीरो से छोटा है तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब है इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्या दिया गया है, दिया गया है कि सारवंतर के लिए क्या होता है, यानी सारवंतर निकालते हैं किसी समांतर श्रेणी का डी बराबर, तो हो जाता है पद a2 माइनस का a1। वहीं यदि अंतिम पद या nवां पद के बारे में बात करें तो इसको लिए क्या लिखते हैं, अंतिम पद या nवें पद को लिखते हैं l या an से, और या इसे किस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन इक्वल टू डी के साथ। फिर देख लेते हैं, यदि n पदों का योग ज्ञात करना हो तो sn के पदों में कैसे रखते हैं। तो sn के पदों में रखने के लिए क्या लिखते हैं, n/2 और उसके बाद में ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और बाहर डी लगा देते हैं, या एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ये इसके मान के बराबर हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं और इसके महत्वपूर्ण कुछ सूत्र। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या दिया गया है, दिया गया है यदि हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो,
यदि हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, जैसे पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो फार्मूला क्या होता है, यानी अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगाते हैं। वहीं फ्रेंड्स देख लेते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है, यानी यदि कोई दो बिंदु हैं और वो किस रेशियो से अपने आप को विभाजित कर रहे हैं तो उसका क्या फार्मूला होता है। तो पहले x अक्ष के लिए लगाते हैं, तो x अक्ष का फार्मूला होता है m1 इंटू एक्स टू प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। वहीं y अक्ष के लिए देख लेते हैं तो x की जगह y आ जाता है, यानी अब हमें एक ये ट्रिक देखनी कि जहाँ पर m1 होगा वहाँ पर x2 होगा, जहाँ पर m2 होगा वहाँ पर x1 होगा, यानी जहाँ पर पदों का 1 होगा वहाँ पर रेशियो का 2 होगा, जहाँ पर रेशियो का 2 होगा वहाँ पर पदों का 1 होगा। बस इस बात को हमें केवल समझना है। तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये इसका फार्मूला होता है। वहीं यदि हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, यानी x1 प्लस x2 का अपॉन में 2 कर देते हैं, या y1 प्लस y2 का अपॉन में 2 कर देते हैं, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, मध्यमान बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। फिर यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्या करना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो फार्मूला क्या होता है, 1/2। और दोस्तों फार्मूले में क्या होता है, यानी x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y3 प्लस x2 के लिए y3 माइनस का y1 प्लस x3 के लिए y1 माइनस का y2। हालांकि ये अब आप लोगों के चैप्टर से हटा दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो आंसर दोस्तों फार्मूला है, इस फार्मूले के क्वेश्चन अब आप लोगों के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अब आइए देख लेते हैं कि संरेखता की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, यानी संरेखता की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, यानी संरेखी क्या हो जाएंगे, जब तीनों बिंदु एक दूसरे के साथ में होंगे। अब देख लेते हैं वहीं त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो क्या होता है, यानी साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। वहीं कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा की बात करते हैं तो लंब बटे आधार। कॉट थीटा की बात करते हैं तो आधार बटे लंब। सेक थीटा की बात करते हैं तो कर्ण बटे आधार। और कौशिक थीटा की बात करते हैं तो कर्ण बटे लंब। अब आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से सारणी में इसका प्रयोग होता है। तो सारणी में इसका क्या प्रयोग होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर में आ जाता है। वहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर में आ जाता है। वहीं यदि बात करें हम लोग कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा के। वहीं कॉस थीटा की बात करें तो क्या आ जाता है, यानी 1 बाई सेक थीटा के। वहीं यदि हम लोग बात करें टेन थीटा का मान क्या होता है, तो 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो 1 बाई टेन थीटा। और सेक थीटा का मान क्या होता है, यानी सेक थीटा का मान होता है 1 बाई कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। वहीं यदि हम लोग बात करें टेन थीटा की, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी हो जाता है टेन थीटा का। कॉट थीटा की बात करें तो क्या आ जाता है, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो दी गई है आप लोगों की सारणी, इस सारणी को देख लेते हैं कि इस सारणी में क्या क्या मान दिए गए हैं। अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से फार्मूले दिए गए हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप लोगों को अवश्य आनी चाहिए। क्या है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी वृत्त के बाहर, जैसे कोई मान लेते हैं ये एक वृत्त दिया गया है, इस तरह का कोई एक वृत्त है, इस वृत्त के किसी बाहर इस तरीके से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो आकर एक बिंदु से ही स्पर्श रेखाएं आकर मिलेंगी। यानी जो भी बिंदु है तो इस बिंदु से ही वो स्पर्श रेखाएं मिलेंगी। अब इन स्पर्श रेखाओं की जो दूरी है, जैसे मान लेते हैं ये P है, ये A है और ये B है, तो AP बराबर BP बराबर में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर यदि केंद्र होता है तो ये रेखा इस तरीके से मिली होती हैं। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, यानी वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, यानी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बिल्कुल खींची जा सकती हैं। तो ये बात एकदम से सत्य है। फिर देख लेते हैं क्या है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की वहीं परिधि क्या होती है, तो 2 पाई आर। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 या थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर देख लेते हैं कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है यानी पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा माइनस थीटा अपॉन में 360 का मान कर देते हैं, तो ये होता है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वहीं बात करते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a स्क्वायर। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई। वहीं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ब्रैकेट टू बाहर हो जाता है और ब्रैकेट में LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो इस तरीके से क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। फिर बात करते हैं यदि हम लोग बेलन की, किसकी बात करते हैं, बेलन की। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वहीं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। वहीं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। फिर बात करते हैं यदि हम लोग शंकु का। तो शंकु के पृष्ठीय दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल।
वहीं शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहीं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। वहीं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। फिर बात कर लेते हैं कि अर्धगोले के बारे में, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। वहीं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब आइए देख लेते हैं, अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। तो जब प्रत्यक्ष विधि हम लोग निकालते हैं यानी माध्य ज्ञात करना होता है, तो फार्मूला क्या होता है, एक्स बार से उसे प्रदर्शित करते हैं, तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स यानी बारंबारता और उनका जो मध्यमान होता है उसका गुणा कर देते हैं और बारंबारता से भाग लगा देते हैं। वहीं यदि कल्पित मान की बात देखें तो कल्पित मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये इसका कल्पित मान होता है। जहाँ डी का मान क्या निकालते हैं, यानी डी का मान कैसे निकालते हैं, तो डी की वैल्यू निकालते हैं एक्स माइनस का ए से, जहाँ ए क्या होता है, कल्पित मान होता है, यानी हम लोग उस मान को मानते हैं। फिर यहाँ पर देख लेते हैं कि पग विचलन विधि क्या होती है। तो पग विचलन विधि क्या होती है, यानी एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस ब्रेकेट में सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल के बीच का अंतर होता है। वहीं यू ज्ञात कर लेते हैं, यू क्या होता है, तो एक्स माइनस ए अपॉन में एच, जहाँ एच क्या है, वर्ग अंतराल है। फिर बहुलक देख लेते हैं कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक का फार्मूला होता है यानी एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू, और ब्रैकेट में हो जाता है बंद के बाद में इंटू में आ जाता है एच, यानी कि उनके बीच की दूरी। फिर बात कर लेते हैं माध्यक की। तो दोस्तों माध्य माध्यक और बहुलक का क्या संबंध होता है, तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं सारणी कि किस तरीके से ये सारणी बनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं डिग्री मान दिए गए हैं और यहाँ पर साइन के मान दिए गए हैं, रेडियस में दिया गया है। तो दोस्तों डिग्री क्या है, 0 डिग्री का क्या है, तो 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री दिए देते हैं दोस्तों रेडियंस में। वहीं साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, टेन 0 का मान दोस्तों 0 डिग्री में थीटा निकालते हैं 0 आ जाता है, कॉस का मान नॉट डिफाइंड होता है, सेक का मान 1 होता है, वहीं कॉट का मान नॉट डिफाइंड होता है। फिर बात करते हैं यदि डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री में रेडियन में क्या लिखते हैं, यानी इसका रेडियंस में मान क्या होता है, तो रेडियन में मान होता है 30 डिग्री को पाई/6। वहीं साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, टेन 30 का मान √3/3। वहीं दोस्तों देख लेते हैं इसका मान क्या आ जाएगा, सेक का मान क्या होता है 30 का 2। वहीं यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं क्या, यहाँ पर गलती से लिख गया है, ये सेक तो ये लिखा है, यानी ये दिया गया कॉस एंड कॉट। आइए देख लेते हैं इसको, आइए देख लेते हैं कॉसेक दिया गया है, ये कॉसेक है, तो कॉसेक 30 का मान 2 दिया गया है, वहीं सेक का मान 2 √3/3 दिया गया है, वहीं कॉट का मान क्या दिया गया है, √3 दिया गया है। तो इस तरीके से साइन 45 का मान अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, साइन साइन 45 के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर दिया गया है यानी 1/√2 रखते हैं। वहीं cos 45 का मान देख लेते हैं, cos 45 का मान भी क्या होता है, 1/√2 होता है। वहीं tan 45 का मान 1 होता है, cosec 45 का मान √2 होता है, sec का मान केवल √2 होता है, वहीं पर cot का मान 0 होता है। तो इस तरीके से ये सारणी दी गई है और इस सारणी में क्या है दोस्तों, रेडियन में भी मान दिए गए हैं और साइन cos tan cosec sec और cot के भी मान दिए गए हैं। तो अब आइए देख लेते हैं